नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी के चैप्टर 4 को, जो बात करता है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब जब कोई इनवॉइस रेज्ड होता है तो उसकी टाइमिंग मतलब उसकी डेट क्या होनी चाहिए, और उस इनवॉइस के ऊपर जो जीएसटी कलेक्शन होता है, जीएसटी चार्ज होता है, वो किस वैल्यू के ऊपर होनी चाहिए उसके ऊपर ये चैप्टर कवर करता है। सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 15। सेक्शन इसका दो पार्ट है, एक पार्ट होता है टाइमिंग को लेके, दूसरा पार्ट होता है वैल्यू को लेके। तो इसका पहला जो दो सेक्शन है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13, ये बात करता है गुड्स एंड सर्विस की टाइमिंग को लेके, कि मतलब जब कोई गुड्स के रिगार्डिंग जब कोई इनवॉइस रेज्ड होगा तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, और सर्विस के रिगार्डिंग जब कोई इनवॉइस रेज्ड होगा तो उसकी टाइमिंग मतलब उसकी डेट क्या होनी चाहिए, उसी के बारे में सारा वीडियो है। आज हम समझेंगे सेक्शन 12 को, मतलब जब गुड्स के रिगार्डिंग जब कोई इनवॉइस रेज किया जाता है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। इसके अंदर कवर होते हैं 6 सब सेक्शन, मतलब 12 सब सेक्शन 1 से लेकर 12 सब सेक्शन 6 तक। यहाँ आपको सब सेक्शन 2 से लेकर सब सेक्शन 6 तक दिखाई दे रहा होगा। सब सेक्शन 1 में एक तरह से समझ लीजिए डिफिनेशन का काम करता है, जो बताता है कि आपके ऊपर लायबिलिटी चार्ज की जा रही है 12 सब सेक्शन 1 के तहत, कि लायबिलिटी चार्ज की जाती है जब से इनवॉइस के ऊपर डेट मेंशन रहेगा, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई पता होने के बाद ही लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। सपोज कीजिए, इफ आई एम अ सप्लायर और मेरी ये कोई टेक्सटाइल की बिजनेस है, तो मैंने एक इनवॉइस रेज किया, और मैंने वो इनवॉइस रेज किया किस बेसिस पे, मैंने आपको एक कपड़ा बेचा, क्लोथ बेचा। इफ आई एम अ सप्लायर आई विल रेज द इनवॉइस। मैंने कपड़ा बेचा, इसके लिए मैंने एक इनवॉइस रेज किया आज की डेट से, और मैंने आपको दे दिया, आप रिसिपेंट हो। तो बदले में आप क्या करोगे, यू विल गिव मी द मनी along विद द जीएसटी। आप जीएसटी के साथ मुझे पैसे दोगे पूरे क्लोथ की जो वैल्यू है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है कि वो जीएसटी मैंने तो कलेक्ट कर लिया, अब गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट को तो जीएसटी अमाउंट चाहिए। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दैट जीएसटी अमाउंट टू द गवर्नमेंट विद इन अ ड्यू डेट। मतलब जो भी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उस ड्यू डेट के अंदर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने जो आपसे जीएसटी कलेक्शन किया है वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूं। तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता तभी चलेगा जो मैंने इनवॉइस रेज किया है उस इनवॉइस पे एक डेट मेंशन होगा। तो उस डेट के हिसाब से ये पता चलता है कि आपको जीएसटी अमाउंट कब पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट तो हमेशा से यही चाहेगी कि जितनी जल्दी टैक्स आ जाए। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये डेट कब पता चलता है, कैसे पता चलता है। देखिए, इस गुड्स वाले केस में हमेशा एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि विच एवर इज अर्लियर। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पहले ही दिमाग में लगा के रखिएगा कि विच एवर इज अर्लियर। ये कंसेप्ट गुड्स और सर्विस के केस में चलता है, मतलब जब कोई चीज़ पहले हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा हमें कोई चीज़ बाद में मिले, चाहे गवर्नमेंट हो या आप। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जब भी कोई इनवॉइस रेज हो तो जो भी कंसेप्ट पहले आए, मतलब जितना जल्दी हो टैक्स मुझे आ जाए। ये नहीं कि आज इनवॉइस रेज हुआ है तो 2 साल बाद गवर्नमेंट टैक्स लेगी। गवर्नमेंट भी हमेशा चाहती है कि जितनी जल्दी टैक्स का कलेक्शन हो जाए। तो इस केस में हमेशा विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट याद रखिएगा। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 तो मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी का जो लायबिलिटी है ये तब अराइज होता है जब टाइम ऑफ सप्लाई का पता चले, और टाइम ऑफ सप्लाई का पता चल जाने के बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाती है, आपको जीएसटी पेमेंट करना है। और यहाँ हम पूरा बात करेंगे अलग अलग सब सेक्शन के तहत कि डेट किस तरह से पता किया जाता है। तो देखिए, सब सेक्शन 2 वो बात करता है फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल चार्ज, जब कोई सप्लायर कोई बिल रेज करता है गुड्स को बेचने के लिए, उसे हम फॉरवर्ड चार्ज करते हैं और बदले में उससे टैक्स लेता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अभी अगर टेक्सटाइल का बिजनेस है, मैंने आपको अगर एक क्लोथ बेचा तो आप मुझे पैसे दोगे अलॉन्ग विद जीएसटी, तो वो हो गया एक तरह से फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर 3 रूल हैं। आप 3 रूल को याद रख सकते हैं एलआईपी के हिसाब से। एलआईसी नहीं, एलआईपी। एल का मतलब होता है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रेज्ड, मतलब लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रेज। अभी मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा। आई का मतलब होता है इनवॉइस रेज्ड, और पी का मतलब होता है पेमेंट डेट। तो अब देखिए, सिंपल सी कंसेप्ट है। अगर मैं आपको अगर कोई टेक्सटाइल मतलब कोई भी क्लोथ अगर आपको सेल करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, तो मैं आज का डेट मेंशन करूंगा। सब कुछ कीजिए, आप बल्क क्वांटिटी में मुझे ऑर्डर दिया, तो मैं आज का डेट मेंशन करके उसे कल डिस्पैच करवाऊंगा डिलीवरी के लिए। तो कल वाला जो डेट है वो मेरे लिए हो जाएगा लास्ट डेट, मतलब मुझे कल डिस्पैच करवाना है आपको, परसों आपको चाहिए।
तो कल मैं अगर डिस्पैच करवाऊंगा डिलीवरी के लिए तो कल वाला हो जाएगा मेरे लिए लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रेज्ड, क्योंकि मैंने आज इनवॉइस रेज किया है, और कल वाला हो जाएगा लास्ट डेट। और बोल रहा है पेमेंट डेट, और आपको गुड्स मिल गया है, आप आफ्टर 2 और 3 डे आप मुझे पेमेंट कर दिए। तो मान लीजिए 17 तारीख को मैंने आज इनवॉइस रेज किया, कल वाला डेट मतलब 18 मई को हो जाएगा आपका लास्ट डेट, और मान लीजिए 2-3 दिन बाद मान लीजिए आप 20 तारीख को मुझे पेमेंट कर दिए, तो ये एक पेमेंट डेट, तो 3 डेट यहाँ इन्वॉल्व हो गया। तो गवर्नमेंट या आप किसको मानोगे कि किसके हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए? तो कहा जाता है कि विच एवर इज अर्लियर कंसेप्ट, कि जो चीज़ पहले हो। इनवॉइस मैंने आज रेज किया 17 को, लास्ट डेट 18 था, और पेमेंट का जो डेट था वो 20 था। तो इस तीनों में सबसे पहले कौन आया? 17, जिस दिन मैंने इनवॉइस रेज किया। तो इसी चीज़ को माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, कि मैंने आज 17 तारीख को आपको सप्लाई कर दिया, तो इसके अगेंस्ट में मुझे जीएसटी पेमेंट करनी होगी। तो 17 मई को अगर मैं कोई सप्लाई रेज करता हूँ या टाइम अगर पता चलती है, तो इसका मतलब हो गया कि जून 20 के पहले विद इन 20 ऑफ जून मुझे इस इनवॉइस के अगेंस्ट में जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ है मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। समझ गए? अब देखिए, ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज का कहानी। इसमें एक सेक्शन 31 का रेफरेंस लिया जाता है, जहाँ पूरी टाइमिंग के बारे में बढ़िया से डिस्क्राइब है। उसको हम बड़ी आसानी तरीके से समझेंगे। सेक्शन 31 में 3 चीज़ का जिक्र है। पहला ये है कि सप्लायर जब कोई सप्लाई इनवॉइस जब रेज करता है तो 2 चीज़ आएगा, या तो आएगा इनवॉइस डेट, जिस दिन उसने इनवॉइस को रेज किया इनवॉइस डेट। दूसरा आएगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रेज, मतलब जिस दिन वो डिस्पैच करवाता है डिलीवरी के लिए, वो हो गया लास्ट डेट। दूसरा कंडीशन आता है, मान लीजिए कोई कंटिन्यूस सप्लाई करता है, जैसे आप बहुत सारे मोदी खाना दुकान देखेंगे जो घरेलू होते हैं, और बहुत सारे ऐसे आप कैंटीन पकड़ लीजिए जो कैंटीन होते हैं, वहाँ देखिएगा डेली इनवॉइस रेज नहीं किया जाता है। उनके जो हॉकर्स होते हैं या उनके जो होलसेलर होते हैं वो उनको डेली गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बिल रेज नहीं करते हैं। वो करते हैं सेटलमेंट का अकाउंट, मतलब आफ्टर 1 वीक, मतलब हर सैटरडे वो एक इनवॉइस रेज करते हैं कि पूरे सप्ताह में मैंने आपको इतना का गुड्स दिया, और उस दिन उन्होंने एक इनवॉइस रेज कर देते हैं। तो जो कंटिन्यूस सप्लाई होता है, जहाँ डेली माल का आना जाना लगा रहता है, उस जगह पे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट को ही इनवॉइस माना जाएगा। मान लीजिए 1 सप्ताह तक उन्होंने जो भी गुड्स प्रोवाइड किया है उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक दिन में एक इनवॉइस रेज कर दिया। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा होता है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। मान लीजिए मैं एक होलसेलर हूँ और आप एक रिटेलर हो, तो मेरा गुड्स गोदाम से मैंने आपको दे दिया कि सर ये आप ट्राई करो, अगर आपका मार्केट में बिके तो, नहीं बिके तो फिर मैं आपसे ले लूँगा। आप बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको ज़बरदस्ती वो एक इनवॉइस रेज करके दे दिया कि आप इसे, आपके अप्रूवल तक मैं वेट करूँगा, अगर आपका नहीं बिके तो मुझे आप दे दीजिएगा, अगर बिक जाए तो मैं इनवॉइस रेज कर दूँगा। तो अब मान लीजिए मैंने वो गुड्स को आपको दे दिया, अब आपके अप्रूवल का वेट रहेगा कि आपका गुड्स बिक रहा है कि नहीं। तो उस केस में मान लीजिए जो मैंने गुड्स आज इनवॉइस डेट रेज किया है इस डेट को, या अगर मान लीजिए आपने 6 महीना तक कोई अप्रूवल ही नहीं दिया हमको कि गुड्स बिका है कि नहीं बिका है, तो अगर नहीं बिका, कुछ अप्रूवल नहीं दिया है और गुड्स अगर आपके पास है, तो 6 महीना के लास्ट डेट मतलब आफ्टर 6 मंथ, तो जो लास्ट डेट होगा 6ठा महीना का, उस डेट को हम इनवॉइस रेज मान लेंगे। समझ गए? या तो आज या तो लास्ट डेट तक। तो अगर आप अप्रूवल दे दिए तो उसी दिन मान लिया जाएगा, नहीं देंगे तो 6 महीना के अंदर हम उसको लास्ट डेट को हम मान लेंगे कि हाँ भाई गुड्स मेरा यहाँ से इनवॉइस रेज हो चुका है, गुड्स अप्रूव हो चुका है। कंफर्मेशन कर दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कंफर्म किया तो 6 महीना का वैलिडिटी रहता है। ये हो गया सेक्शन 31 में टाइमिंग को लेकर प्रिस्क्राइब्ड है, वो हम डिटेल वीडियो में और समझेंगे जब हम सेक्शन 31 पे पहुंचेंगे। फिलहाल समझ गए 3 चीज। तो फॉरवर्ड चार्ज में विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट लगता है, मतलब जिस दिन आपने बिल इनवॉइस रेज किया, या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रेज जिस दिन आपने डिस्पैच किया, या पेमेंट जो आता है आपको उस दिन। अब सिंपल सी बात है, एडवांस पेमेंट तो होगा नहीं, और मान लीजिए 1-2% में अगर एडवांस पेमेंट होता भी है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो ये एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 66 2017। इसमें बताया गया था कि जब कोई एडवांस पेमेंट आता है गुड्स के बदले, ध्यान दीजिएगा, गुड्स के बदले जब कोई एडवांस पेमेंट आता है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस के अगेंस्ट में अगर कोई एडवांस पेमेंट आता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ध्यान से समझिएगा, जब कोई गुड्स के बदले, मतलब आप गुड्स अभी तक दिए नहीं हो, बदले में पहले से ही पेमेंट आ चुका है, तो इनवॉइस तो रेज नहीं होगा, यहाँ तो व्हिचएवर अर्लियर कंसेप्ट लग जाएगा आपका। आपको जिस दिन पैसा मिला है उसी दिन का आपको क्या करना होगा, इनवॉइस रेज कर देना होगा।
लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ एग्जम्पशन है। नो जीएसटी ऑन गुड्स ऑन एडवांस बेसिस। एडवांस बेसिस पे अगर आपको कोई गुड्स के बदले पैसा देता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस के ऊपर अगर एडवांस देता है तो आपका जीएसटी उस पर चार्ज हो जाएगा। तो गुड्स के केस में याद रखिएगा फॉरवर्ड चार्ज में विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट। आज मैंने इनवॉइस रेज किया, कल मैंने डिस्पैच किया, परसों आपने पेमेंट दिया, तीनों में सबसे पहले कौन आया? जिस दिन मैंने इनवॉइस रेज किया। तो दैट विल बी द योर इनवॉइस डेट, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सही है। चलिए सब सेक्शन 3 जो बात करता है रिवर्स चार्ज का। तो रिवर्स चार्ज का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे मैंने सप्लाई है, मैं आपको कोई क्लोथ बेचा, बदले में मैंने आपसे जीएसटी लिया, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर मैंने आपको कोई ऐसा गुड्स बेचा या ऐसा कोई सामान बेचा जिसका टैक्स आपको खुद ही देना है, मैं आपसे लूंगा नहीं, वो चीज़ हो जाता है रिवर्स चार्ज, जो मैंने आपको इससे पहले लास्ट वीडियो में बताया था। और इसके ऊपर एक बड़ा सा टॉपिक भी मैं बनाने वाला हूँ आरसीएम के ऊपर, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, जो रिसिपिएंट होता है, जो गुड्स को कलेक्ट करते हैं या जो सर्विस को कलेक्ट करते हैं, वो खुद ही टैक्स जमा करते हैं, वो सप्लायर को टैक्स नहीं देते हैं। समझ गए। तो रिवर्स चार्ज के केस में कहते हैं कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब जिस डेट को उनको गुड्स मिलेगा या पेमेंट का डेट जिस दिन वो पेमेंट करेंगे रिसिपेंट, या 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस रेज्ड। सपोज कीजिए आज अगर इनवॉइस रेज हुआ है तो इसके यहाँ से लेकर 31 दिन तक जो 31st डे होगा, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो चीज़ पहले आएगा उसी को हम इनवॉइस डेट के तौर पे ट्रीट करेंगे। कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ या डेट या पेमेंट जिस दिन मिला, या इनवॉइस अगर मैंने आज रेज किया आपको, बदले में जो 31st डे होगा तब तक तीनों में जिस दिन पहले का जो चीज़ अप्रूवल हो जाएगा उसी को हम इनवॉइस के तौर पे ट्रीट करेंगे, इनवॉइस डेट के तौर पे ट्रीट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर। चलिए सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 को समझते हैं। यहाँ बात करता है वाउचर्स के बारे में। देखिए हम आप बहुत कुछ कूपन कोड की तरफ तौर पे समझते हैं, अमेजोन के कूपन होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं। अब मान लीजिए वो 2 तरह के कूपन होते हैं, उस तरीके से समझिए। एक होते हैं जो आइडेंटिफाइबल होते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस पर्पस के लिए है, और एक होते हैं अदर्स, जिसे हम पहचान नहीं सकते हैं किस पर्पस के लिए, ये सब पर्पस के लिए है। सपोज कीजिए आपके पास अगर एक डोमिनोज का वाउचर है, इसका मतलब सिर्फ आप उसे डोमिनोज के लिए ही यूज कर सकते हैं, आप टेक्सटाइल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं मिंत्रा में। लेकिन आपके पास मान लीजिए कोई एक ऐसे पेटीएम का वाउचर है जहाँ पे लिखा है कि यूज कोड दिस, आपको इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट पे, तो हो गया अदर केस, मतलब वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया जाएगा। तो जहाँ ये 2 कंडीशन है कि जहाँ आप आइडेंटिफाई कर सको कि हमें ये जो वाउचर मिला है ये किस पर्पस के लिए यूज होगा, उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर इशू हो जाएगा उसी डेट को हम, इशू डेट को ही हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। समझ गए। इशू डेट को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन जो अदर वाउचर होते हैं जहां ये आइडेंटिफाई नहीं होता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज होगा, ये सब चीज़ के लिए अगर यूज हो सकता है, उस केस में जो रिडम्पशन डेट होगा, जिस दिन उसको हम रिडीम करेंगे, यूज कर लेंगे, उस डेट को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई की तरफ पे ट्रीट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर। जो चीज़ आइडेंटिफाइबल हो सके, जिसका पता है कि ये डोमिनोज के लिए है, ये आइनॉक्स के लिए है, ये मिंत्रा के लिए है, तो वहाँ पे हम इशू डेट को, जिस दिन वो वाउचर इशू होगा उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। और जहाँ आइडेंटिफाई ना हो सके वहाँ पे हम रिडम्पशन डेट को, जिस दिन वो रिडीम होगा, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई के तौर पे ट्रीट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर। चलिए सब सेक्शन 5 कहता है रेसिडुअल केसेस। अभी रेसिडुअल केसेस क्या होते हैं, तो मान लीजिए आप कोई अगर रिटर्न फाइल करते हो, तो रिटर्न जब फाइल करते हो तो ड्यू डेट ऑफ जो रिटर्न होगा, बहुत होते हैं, एक होते हैं 20 तारीख, तो अब मान लीजिए कुछ होते हैं 11 तारीख, तो बहुत सारे रिटर्न के अलग अलग डेट होते हैं। तो जो भी आप रिटर्न सबमिट करते हो तो उसके ड्यू डेट को ही रेसिडुअल में मान लिया जाएगा कि यही आपका इनवॉइस डेट था, ड्यू डेट को ही जब रिटर्न फाइल करते हो। तो अब मान लीजिए कोई आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, सपोज कीजिए आप कैश में बहुत सारे कारोबार कर रहे हो और आपके ऊपर कोई रेड आ गया, तो अब मान लीजिए अगर रेड आ गया तो अगर ये देखा गया ऑफिसर की तरफ से कि आपके पास जो भी कैश है या आपके पास जो भी उस कैश से बिजनेस कर रहे हैं वो एक बिजनेस के दायरे से ऊपर है, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के ऊपर चला गया है, फिर भी आपको नंबर लेना जहाँ मैंडेटरी है आप नंबर नहीं लिए हो, इसका मतलब आप इलीगल काम कर रहे हो, गैर कानूनी काम है।
तो इसके मतलब आपको वहाँ पे पेनाल्टी लगेगी, टैक्स लगेगी। तो वो पेनाल्टी अमाउंट जो गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब करेगी कि आपको 1 करोड़ रुपया पेनाल्टी लगाया जाता है, तो जिस दिन आप वो टैक्स जमा करोगे, डेट ऑन विच टैक्स पेड, वो पेनाल्टी जिस दिन जमा करोगे उसी दिन को वो उसको टाइम ऑफ सप्लाई के तौर पे ट्रीट कर लेंगे। तो जहां रिटर्न फाइल्ड होते हैं वहां ड्यू डेट ऑफ रिटर्न को ही माना जाएगा, और जहां रिटर्न फाइल नहीं होते हैं उस दिन बदले में जो टैक्स जमा किया जाएगा जिस दिन, उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई के तौर पे ट्रीट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, सब सेक्शन 6 बात करता है स्पेशल चार्ज, इंटरेस्ट या लेट फी। सपोज मैं एक सप्लायर हूं, अगर मैंने आपको कोई इनवॉइस रेज किया है और उस पर अगर मेंशन कर दिया है कि अगर पेमेंट मुझे विद इन 1 वीक नहीं मिला तो आफ्टर 1 वीक पर डे के हिसाब से 15% मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ऑन टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर मुझे 1 सप्ताह तक जो भी मैंने गुड्स सप्लाई किया है उसका पैसा अगर नहीं मिला तो आफ्टर 1 वीक पर डे हर एक दिन के ऊपर जो भी टैक्सेबल सप्लाई है उसके ऊपर मैं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप चार्ज कीजिए लेकिन बदले में मुझे भी कुछ बेनिफिट दीजिए। आप तो पैसा मिल गया आपको 15%, तो जो भी पैसा मिलेगा और जिस डेट को मिलेगा, सपोज कीजिए वो 1 महीना बाद मुझे पैसा देता है इंटरेस्ट का पेमेंट, तो गवर्नमेंट कहता है कि जिस दिन वो इंटरेस्ट का पेमेंट आपको मिलेगा आपके लिए उस दिन एक इनवॉइस रेज होना चाहिए और उस बदले में आप मुझे जीएसटी दोगे। तो गवर्नमेंट कहीं पे हम लोग को छोड़ नहीं रही है, हर जगह बोल रही है कि आप मुझे जीएसटी दो। मतलब इंटरेस्ट का पैसा भी अगर आप लेते हैं रिसिपेंट से, अगर डिले पेमेंट होने के बाद, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट बोलेगी जिस दिन वो पैसा आया, मतलब द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशनल वैल्यू, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव एडिशनल वैल्यू, जिस डेट को हम पैसा रिसीव करेंगे उसी डेट को इनवॉइस रेज होना चाहिए और उसके ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। आई होप गुड्स के रिगार्डिंग जो भी टाइमिंग, मतलब जो डेट की बात होती है इनवॉइस के, उसको आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, कारगर है। समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सर्विस के रिगार्डिंग जब कोई इनवॉइस रेज होता है तो वहाँ इनवॉइस का जो डेट होता है वो किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से मेंशन किया गया है, किस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है। आई होप गुड्स के रिगार्डिंग जो भी टाइमिंग थी आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।